इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये अभ्यास के प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि 204 पेज पर है। ये CBSE NCERT बुक के हैं। अभ्यास का प्रश्न है पेज 204 का पहला, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो उसका उत्तर है मिट्टी। बाकी पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? जब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बनता है तो वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होती है। फोकस के बीच वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है। तीसरा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को, बिंब को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे, माने जितने का फोकस है उससे दुगनी दूरी पर रखेंगे। इसका चौथा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल लेंस हैं। दर्पण और लेंस दोनों को अवतल लेंस इस स्थिति में होना चाहिए। फिर इसके बाद पांचवा है, यदि किसी दर्पण से आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो उत्तल दर्पण इसमें क्या होता है कि या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही हम चाहे वस्तु से समतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में ही वस्तु चाहे उनसे जितनी दूरी पर हो पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनेगा। इसके बाद इसका छठवां देखेंगे, किसी शब्दकोश को पढ़ने के लिए पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सातवां देखेंगे। सातवां एक प्रश्न है, सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। इस सवाल में ये एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। हमें इसकी सहायता से किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। माने हमें कोई किसी वस्तु का, इसकी सहायता से हमें किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए और साथ ही बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा या छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख दर्शाइए। तो हम इसका किरण आरेख सबसे पहले दर्शाते हैं। ये भी कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये लेंस है, ये दर्पण है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो चूँकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इस दर्पण से हमें सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो सीधा और आकार से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, इसलिए हमें वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है अवतल दर्पण के, तभी उसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए ये भी कोई वस्तु है, एक प्रकाश की किरण इकाई दर्पण से परावर्तित हुई और ये लौट गई इस दिशा में, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश से गई, वक्रता केंद्र से गई और ये सीधे जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से लौट आई
अब ये दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे से फैल रही हैं, तो इसलिए इसको आगे की ओर और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये दोनों जाके यहाँ पर मिली, यहाँ पर प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। तो इस तरह से इसका जो प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचना था, तो ये प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख है। चूँकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना चाहिए। तो इसका हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इसलिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। अतः दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, जो दर्पण है इससे वस्तु की दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है, इसलिए दूरी का परिसर 0 से लेकर 15 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जब रखा जाएगा तभी उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी का जो परिसर है वो 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी और आकार में वस्तु से बड़ा हो रहा है। ये प्रतिबिंब, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न पूरा हुआ। अब हम देखेंगे इसका 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में निम्न परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण बताइए। यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, कौन दर्पण लगाया जाता है। सबसे पहली परिस्थिति है कार के अग्रदीप या हेडलाइट में। कार के अग्रदीप या हेडलाइट में, कार के अग्रदीप या हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कार के अग्रदीप या हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है कि इससे शक्तिशाली समांतर किरण पुंजें प्राप्त की जाती हैं। ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है और सामने एक बहुत ही शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त हो जाती है, जिससे अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो इसलिए कार की हेडलाइट में इस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे चालक को अपने जो पीछे का दृश्य है वो बहुत ही आसानी से और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूरा अपने माने पीछे जो उसकी सड़क है उसको पूरे सड़क को अपने उस पश्च दृश्य दर्पण में देख लेता है। इसका सी नंबर है। सी नंबर में कहता है कि सौर भट्ठी में किस सेल का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण की विशेषता ये होती है कि सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और जब ये सूर्य की किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, तो जब सूर्य किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है तो वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ तापमान उत्पन्न हो जाता है, तो जो भी चीज़ वहाँ रखी जाती है वो गर्म हो जाती है। तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, इसलिए हमको एक बहुत ही
शक्तिशाली तापमान वहाँ मिल जाता है। इसके बाद इसका 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न कहता है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काला कर दिया जाए या काले कागज़ से ढक दिया जाए तो क्या इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हाँ, जब हम इसके लेंस के आधे भाग को काले कपड़े से या कागज़ से ढक देंगे तब भी इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि इस प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, उतनी तीव्रता का प्रतिबिंब ये नहीं रह जाएगा, ये उसमें हो जाएगा। प्रतिबिंब तो बनेगा, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लेकिन इसकी तीव्रता यहाँ काफ़ी कम हो जाएगी। हमें इसको प्रयोग द्वारा समझाना है, तो इसमें हम एक प्रकाशिक बेंच लेंगे जिसको प्रकाश मंच कहते हैं। तो प्रकाशिक बेंच लेंगे, उसमें स्टैंड लगे होते हैं, तो उन स्टैंडों में एक स्टैंड में उत्तल लेंस लगा देंगे और उसको आधा काले कागज़ से ढक देंगे। और फिर लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर, लेंस की जो फोकस दूरी है इससे अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे। मान लो जलती कोई पेन रख दिया प्रतिबिंब बनाने वाली, तो यहाँ पर स्टैंड में तो पहले एक उत्तल लेंस लगा दिया, उसको काले कपड़े से ढक दिया या काले कागज़ से। अब लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर बाईं ओर एक स्टैंड में वस्तु पेन लगा देते हैं। काला आधा लेंस काले कागज़ से पहले ही ढक देंगे। अब उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर से देखेंगे। इधर ये वस्तु रख दिया, प्रकाशिक बेंच के एक स्टैंड पर ये वस्तु है और एक स्टैंड पर ये लेंस है जो काले कागज़ से ढका हुआ है। यहाँ से इस वस्तु की किरणें जाती हैं ऐसे ऐसे, और ये इस तरफ ये प्रतिबिंब बनाती हैं, तो दूसरी तरफ से इसका प्रतिबिंब देखेंगे। जब दूसरी तरफ से इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा, उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इससे अधिक कम संख्या में किरणें यहाँ पर पहुँच पाती हैं। उतनी संख्या में किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए कम संख्या में किरणों के यहाँ तक पहुँचने से ये प्रतिबिंब काफ़ी धुंधला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि हम आधा भाग लेंस का काले कागज़ से ढक दें तब भी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा, लेकिन हमें धुंधला दिखाई देगा। व्याख्या इसकी ये है कि लेंस काले कागज़ से ढकने के बाद भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा। लेंस को काले कागज़ से ढकने के बाद भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा, किंतु किरणों की जो संख्या है, वहाँ तक पहुँचने वाली किरणों की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उतनी तादाद में किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, जिससे प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी और प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखाई देगा। ये उसकी खासियत हो जाएगी। इसके बाद हम इसका 10वां सवाल देखेंगे। 10वें सवाल में 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। यहाँ पर ये बिंब की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो अभिसारी लेंस है इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, इसलिए इस अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी दी हुई है u बराबर 25 सेंटीमीटर। प्रकाशिक केंद्र से बिंब या वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बिंब दर लेंस की बाईं ओर रहेगी, इसलिए ऋण 25 मानी गई है, और बिंब लेंस के बाईं ओर है, इसलिए ऋण मान लिया गया, और फोकस दाईं ओर रहेगा इस तरफ, तो इसलिए ये इसकी धनात्मक मानी जाएगी। तो लेंस सूत्र से हम लेंस सूत्र 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f, तो 1/v ऋण 1/, यहाँ पर u बराबर ऋण 25 अभी हमने देखा है, यहाँ पर u की जगह ऋण 25 लिख दिया बराबर 1/10, ये वाला ऋण धन हो गया। तो 1/v
धन 1/25 बराबर 1/10। तो 1/v बराबर 1/10 ऋण 1/25 इधर आ गया, तो इसका लघुत्तम लिया 10 और 25 का तो 50 आया, तो 10 पना 50 और 5 एकम 5 ऋण 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 5 में 2 गया 3, 3/50। तो इसलिए 1v बराबर 3/50 तो यह गुणा कर दिया, तो 3v बराबर 50 गुणे 1, तो इसलिए v बराबर 50/3। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब v बराबर 3, इसलिए प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब लेंस की स्थिति हमने देख लिया, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमने देख लिया कि ये लेंस के दूसरी ओर प्रकाशिक केंद्र से 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब हमें और प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, तो इसलिए हम मान लिए कि प्रतिबिंब की लंबाई बराबर h' और वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर h'। तो इसलिए इसका आवर्धन निकालेंगे सबसे पहले। तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर h'/h। तो इसलिए m बराबर h'/h का मान यहाँ पर ये h बराबर 5 दिया है, तो यहाँ h की जगह 5, तो m बराबर h'/5। पुनः आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, तो आवर्धन का एक और सूत्र भी है, आवर्धन m बराबर v/u। तो आवर्धन m बराबर v/u। तो इसलिए आवर्धन m बराबर v बराबर अभी हमने ये निकाला है v का मान 50/3, तो v की जगह 50/3 और बटे u बराबर ये यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर यहाँ पर हमने लिख दिया ऋण 25/1, और ये संख्याएँ पलटेंगी तो बराबर 50/3 गुणे 1/25, 25 से कट गया 25 दूनी 50 ऋण 2/3। तो इसलिए m बराबर ऋण 2/3। यहाँ पर m का एक मान हमने निकाला है, m बराबर h'/5, और यहाँ m बराबर हम निकाले हैं ऋण 2/3। तो दोनों बराबर होंगे, ये भी m का मान है और ये भी m का मान है, दोनों ही m के मान है। इसलिए m बराबर 50/3 बराबर ऋण 25/1, तो 50/3 गुणे 1/25, 25 दूनी 50 ऋण 2/3, m बराबर ऋण 2/3। तो h'/5 बराबर ऋण 2/3, तो यह गुणा कर दिया, तो 3h 5 का इधर गुणा कर दिया, तो h' बराबर ऋण 2 गुणे 5/3, तो 5 दूनी 10, 10/3 सेंटीमीटर। ये ऋण चिन्ह है तो ऋण आ गया ऋण 10/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब की लंबाई है 10/3 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, इसलिए वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चूँकि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, इसलिए वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई 10/3 सेंटीमीटर होगी, और वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार से हमने ये इसके प्रश्नों के उत्तर देखा। शेष इसके आगे के प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में